हेलो फ्रेंड्स, गोल्डन रेज करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी वर्णमाला की बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला में ये छठा वीडियो है और इस वीडियो में भी 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों के व्याख्यात्मक हल को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और पहला प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया है निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। अब देखिए, इस तरह के प्रश्न पिछले वीडियोस में बहुत बताए जा चुके हैं, तो शायद अब तक आपको याद भी हो चुका होगा अल्प प्राण व्यंजन क्या होते हैं। ऐसे वर्ण, ठीक है, या फिर ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख से कम मात्रा में वायु निकले, अल्प प्राण कहलाते हैं। और पहचान करने के लिए तो आप बोल कर देख सकते हैं, या फिर प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ठीक है, और अंतस्थ जो हमारे वर्ण होते हैं, या, रा, ला और वा, ठीक है, ये चार वर्ण हमारे अंतस्थ कहलाते हैं। और इसके अलावा सभी स्वर ये अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है इन्होंने ख, और ख जो है वो क वर्ग का दूसरा वर्ण है, इसलिए ऑप्शन आपका गलत हो गया। ग, ये क वर्ग का तीसरा वर्ण है। ठीक है, और देखो यहाँ पर बताया भी गया है प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बाकी विकल्प देखेंगे, घा, ये जो है वो क वर्ग का क ख ग घ चौथा वर्ण है, तो ये भी गलत हो गया हमारा ऑप्शन। ठीक है, और ठ जो है वो ट वर्ग का दूसरा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इस तरीके से अल्प प्राण व्यंजन जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, निम्न में दीर्घ स्वर है। क्या पूछा गया? दीर्घ स्वर। देखिए, स्वर के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के स्वर होते हैं। तो एक होता है ह्रस्व स्वर, ठीक है, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुत। ठीक है, प्लुत स्वर। अब हर्ष, दीर्घ और प्लुत क्या होते हैं? हर्ष ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? अ, ई, उ और ऋष। ठीक है, ये हो गए। और दीर्घ में क्या होते हैं? दीर्घ का उच्चारण करने में हर्ष की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। ठीक है, जैसे आ, ई, उ, ए, आए, ठीक है, आए हो गया, और ओ और आओ। ठीक, और एक और वर्ड होता है आ बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया दीर्घ। और प्लुत के अंतर्गत सिर्फ एक होता है ओम, ऐसे लिखा जाता है ओम। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर क्या पूछा उन्होंने, दीर्घ स्वर कौन सा है? ई। ई क्या हो गया? हर्ष स्वर हो गया, ऑप्शन गलत हो गया आपका। ई, ये देखिए दीर्घ स्वर में दिया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी उ, ये भी हमारा हर्ष स्वर है, और ऋष में ये भी हर्ष स्वर है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? संख्या पूछी गई है यहाँ पर, किसकी किसकी? अंतस्थ और ऊष्म की। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अंतस्थ की भी संख्या 4 और ऊष्म वर्ण भी 4 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ में या, रा, ला और वा। ठीक है, और ऊष्म में श तालव्य, श मूर्धन्य, स दंतव्य वाला और हा। ठीक है, ये दोनों मिलाकर के कितने हो जाएंगे? 8। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा इसमें सही है? बा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। देखिए, 4 प्रश्न नंबर में पूछा गया है, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? अब घोष वर्ण की भी परिभाषा बता चुके हैं। देखिए, घोष वर्ण क्या होते हैं? जिनका उच्चारण करते समय स्वर रज्जुओं में कंपन हो। ठीक है, वो होते हैं घोष वर्ण। और पहचानने का तरीका भी बताया था हमने, क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। इसके अलावा सभी स्वर घोष होते हैं, और इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन में य, र, ला, वा, ये हो गए, और ऊष्म व्यंजनों में सिर्फ हा। ठीक है, ये सभी वर्ण हमारे घोष वर्ण होते हैं। अब देखिए, इसमें से देख लेंगे ज। ठीक है, ज जो है वो हमारा च वर्ग का, च, छ, ज कौन सा वर्ण है? तीसरे नंबर का वर्ण है। और यहाँ पर देखिए बताया भी गया प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, तो ये ऑप्शन नंबर आ इसका बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन देखेंगे, बाकी ऑप्शन में का जो है वो पहला वर्ण है। का वर्ग का पहला वर्ण गलत हो गया। ठीक है, चा भी पहला वर्ण, ये भी गलत हो गया। टा जो है वो ट, ठ, डा, ये भी पहला वर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल सही है। और उच्चारण बोलकर भी देखेंगे, ज बोलने से क्या स्वर रज्जु में कंपन हो रहा है, ज बोलने में। ठीक है, ज। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है इसमें, सभी स्पर्श व्यंजन
कौन से वर्ग में आते हैं। अब से यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हमको चुनना है कि दिए गए ऑप्शंस में से किस वर्ग में सभी स्पर्श व्यंजन है। अब देखिए स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, जितने भी हमारे ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण जो है वो तालु, ठीक है, कंठ, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से हो सके, ठीक है, उनकी कुल संख्या कितनी होती है, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 होती है, ठीक है। और इसके अंतर्गत हमारा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग सभी के 5-5, ठीक है, सभी के 5-5 वर्ण हो गए और 5 गुणे 5 कितने हो जाएंगे हमारे 25। तो ये जो है हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब सभी वर्ग का तो हमको पता है ना कौन कौन से होंगे, चलिए देखते हैं। पहले ऑप्शन में का वर्ग का है, रा जो है वो हमारा इसमें नहीं आएगा, 5 वर्ग में से नहीं आएगा, ला भी नहीं है, ठीक है, और हा भी नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल गलत हो गया। बा में देखेंगे तो इसमें से सिर्फ दा जो है इसमें इन वर्गों में से है, तो यह वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। सा में देखेंगे का वर्ण जो है वो का वर्ग का है, च वर्ग का है, प वर्ग का है, और ये दा जो है वो ता था दा धा ना ता वर्ग का हो गया, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा गया है, अर्धविव्रत स्वर। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है अर्धविव्रत स्वर कौन सा है इसमें से। देखिए पहले तो अर्धविव्रत को जान लेंगे होता क्या है। अच्छा सभी बता देते हैं। यहाँ पर अगर उस आकृति के हिसाब से पूछा जाए तो 4 प्रकार के हो जाते हैं। एक होता है विव्रत, ठीक, कौन सा विव्रत, और एक होता है अर्धविव्रत, ठीक है, अर्ध विव्रत, और एक होता है हमारा संव्रत, ठीक है, संव्रत, और एक होता है अर्ध संव्रत। ये 4 प्रकार हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इनका परिभाषा थोड़ा सा याद रखने के लिए बता दें तो विव्रत क्या होते हैं, जिनका उच्चारण करने में मुख पूरा खुले, ठीक है, पूरा मुख खुले, और इनका उच्चारण करने में आधा मुख खुले। और संव्रत में क्या होता है, संव्रत जो है मुख बहुत कम खुले, लगभग बंद ही रहता है, और अर्ध संव्रत में तो संव्रत की अपेक्षा भी कम खुलता है, ठीक है। अब किसके अंतर्गत कौन से हमारे स्वर आते हैं ये देखेंगे। विव्रत के अंतर्गत आता है आ, ठीक है, अर्ध विव्रत में अ आएगा, ठीक है, और ए आएगा, औ आएगा, और आ, ये वाला जो है, ठीक है, ये हो गया। और संवृत के अंतर्गत क्या होगा, ई, ठीक है, और ई, उ और उ, ठीक। और अर्ध संवृत में ए और ओ, ये होगा। अब देखिए क्या पूछा है, अर्ध विव्रत इन्होंने पूछा है, अर्ध विव्रत मतलब ये, इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं। चलिए देखिए जो उ है ये हमारा किसमें है, संवृत में है, तो ऑप्शन गलत हो गया। ए, अब यहाँ पर ए जो है वो, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए, तो यही वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आ देखा जाए तो ये विव्रत है, ये भी गलत है, और ए जो है वो अर्ध संवृत, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो याद रखेंगे किसके अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, कौन सा स्वर आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है इन्होंने, पूछा गया है जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया केवल मुख से, और ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर वृत्ताकार स्वर, ठीक है, संवृत, अनुनासिक और निरनुनासिक। तो यहाँ पर देखिए अनुनासिक का मतलब क्या होता है, जिनकी ध्वनि नाक और मुख से निकले, ठीक है, लेकिन निरनुनासिक क्या होते हैं, ये सिर्फ मुख से ध्वनि निकलती है जिनकी, तो ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही है यहाँ पर। चलिए सिंपल क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए वर्णमाला हम लोगों ने पढ़ा, वर्णमाला में स्वर पढ़े, व्यंजन पढ़े, ठीक है, कुल मिलाकर के वर्ण हम लोगों ने पढ़े। अब वर्णों को मिलाकर क्या बनाते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही है, ठीक है। और अर्थ व्यक्त करने की सबसे छोटी इकाई, शब्दों को जोड़ करके हम लोग क्या बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। यहाँ पर देखिए शब्द आया हुआ है पार्श्विक ध्वनि। पार्श्विक ध्वनि क्या होती है पहले तो ये जान लीजिए। पार्श्विक ध्वनि मतलब ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय जीभ की नोक मूर्धा, ठीक, मूर्धा को स्पर्श करे, ठीक है, मूर्धा को स्पर्श करे, लेकिन जो श्वास वायु है जो बाहर निकल रही है वायु, वो जीभ के अगल बगल से निकले, ठीक है, तब ऐसा वर्ण कहलाता है पार्श्विक। और इसमें देखिए एक ही वर्ण आता है सिर्फ, कौन सा, ला आता है। ला को जब बोलेंगे तो देखिए ला बोलते समय जीभ की नोक
मूर्धा को स्पर्श करेगी और वायु जो सांस वाली वायु है बाहर निकलते समय जीभ के इधर उधर दोनों ओर से निकलती है, ला बोलेंगे तब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही है। ध्यान रखेंगे पार्श्विक ध्वनि क्या होती है, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, उच्चारण के आधार पर अ क्या है, ठीक है। उच्चारण के आधार पर अ, अब देखिए उच्चारण के आधार पर यहाँ पर ऑप्शन से देखेंगे हम लोग, ओष्ठ अ बोलते समय ओष्ठ तो नहीं है, गलत हो गया, ठीक है। मूर्धन्य तो बिल्कुल भी नहीं है ना। मूर्धन्य क्या होता है, जिस जीभ की नोक जो है कठोर तालु से स्पर्श करे तो उसको मूर्धन्य बोलते हैं। तालव्य, तालव्य में भी जीभ जो है तालु को टच करती है, ये भी गलत हो गया। अब बोलते समय कंठ का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर द बिल्कुल आपका सही होगा। तो आज भी हम लोगों ने 10 प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल देखा, और वर्णमाला की सीरीज जो है बस कुछ ही वीडियोज और आएंगे, तो लगभग मेरे हिसाब से काफ़ी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर देने की कोशिश की है जो नॉर्मली पूछे जाते हैं सामान्यतः, ठीक है, एग्जाम्स में। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लग रही है सीरीज आपको, और भी जो भी हमें क्वेश्चन मिलेंगे बढ़िया आपके लिए बिल्कुल लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक बने रहिए गोल्डन एज कैरियर पॉइंट के साथ में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।